अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग बच्चों। वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, काइनेमैटिक्स, एएस लेवल फिजिक्स। आज हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर को रिज्यूम करेंगे। शुरू के 5 मिनट बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि काइनेमैटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई। मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई। हाँ, लेकिन हमने इस बात का ख्याल रखा था कि इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन हम मोशन की कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और मोशन की कॉज क्या होती है? मोशन की कॉज होती है फोर्स। यानी इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे मगर फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यानी मोशन होती है, वी विल स्टडी। मोशन क्यों होती है, वी विल नॉट स्टडी दैट इन दिस चैप्टर। उसके लिए हमने अलग चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है। उस चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। मोशन की डेफिनेशन बताई थी दैट इट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। मोशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज करना मोशन कहलाता है। ये जो विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग वाला जुमला है, इस पे भी हमने ठीक ठाक गुफ्तगू की थी, लंबी चौड़ी बात की थी। फिर हमने बात की थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया, हाउ फार द ऑब्जेक्ट हैज गॉन। ठीक है, और सॉरी, हाउ मच द डिस्टेंस और हाउ लॉन्ग द पाथ हैज बीन कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कितना दूर गया। ठीक है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट हैज गॉन। डिस्टेंस की डेफिनेशन बताई थी लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। हमने ये भी देखा था कि कौन सी चीज स्केलर है और कौन सी चीज वेक्टर है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पे और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वे हमने सारे टॉपिक्स पे बात की थी। इसके बाद आ जाएं जल्दी से। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम स्पीड और वेलोसिटी पे बात करेंगे। सो आर यू रेडी? शैल वी टॉक? ऑलराइट, तो स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, आइए पहले इनकी डेफिनेशंस की मदद से इनको समझते हैं। स्पीड की डेफिनेशन लिखी हुई है द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जबकि वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी देर में, दैट्स कॉल्ड स्पीड। और एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस कर रहा है कितनी देर में, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखें, डेफिनेशन से ही बड़ा आसान हो जाता है समझना। स्पीड का मतलब क्या है? इफ यू वांट टू फाइंड स्पीड, आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करवा दें। इफ यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी, आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करवा दें, दैट्स इट। अच्छा, एक बात का बहुत ख्याल रखेंगे। देखें, आपने नोट किया या नहीं, देखें स्पीड को भी हमने लेटर वी से रिप्रेजेंट किया है और वेलोसिटी को भी हमने लेटर वी से रिप्रेजेंट किया है। यानी स्पीड और वेलोसिटी दोनों को आप स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने नोट किया कि मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में खास फर्क रखा है। मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं डी से, डी। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल एस से। ये एक बुनियादी फर्क है जो मैं चाहता हूं कि मेरे हर ए लेवल्स के बच्चे को पता हो कि अब से हम डिस्प्लेसमेंट के लिए जो लेटर इस्तेमाल करेंगे वो है कैपिटल एस। क्लियर हो गया? तो अगर मैं कहता हूं बेटा स्पीड का फॉर्मूला लिखो, तो आप लिखोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर मैं कहता हूं बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला हम अलग अलग देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी और सॉरी डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद ये भी देख लें कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। ये बात साफ साफ देखी जा सकती है कि स्पीड के अंदर लिखा हुआ है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और देखें इसका रीजन भी हमारे पास। देखो यार, स्पीड की ना कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों डायरेक्शन नहीं होती? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस स्केलर था इसीलिए स्पीड भी स्केलर है, सिंपल। वेलोसिटी का क्या सीन है? यार वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। सर क्यों है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी? बहुत आसान जवाब है। वेलोसिटी वेक्टर इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल। कितना मुश्किल था ये समझ। यूनिट दोनों का मीटर्स पर सेकंड है, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी होता है मीटर पर सेकंड। अगर पेपर में सवाल स्पीड के बजाय एवरेज स्पीड का सवाल आ गया, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप करेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर सवाल एवरेज स्पीड के बजाय एवरेज वेलोसिटी का आ गया, तो आप करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
ये एक बेसिक सा कंपैरिजन था स्पीड और वेलोसिटी का। स्पीड होता है कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितनी देर में, जबकि वेलोसिटी आपको बताता है कि कितना एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है कितनी देर में। अब मुझे जल्दी से इनको रीड करके बताओ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। इन दोनों के कॉलम्स को रीड करो, और रीड करने के बाद मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो कि क्या इस पूरे पेज में जो इस वक्त तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, इस पूरे पेज में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ ना आई हो, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें क्लियर ना हुई हो? एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर, गिव मी अ थम्स अप और गिव मी अ यस। रमीशा, इज एवरीथिंग क्लियर? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। ओके, परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब स्पीड और वेलोसिटी तो हमने समझ लिया, इनफैक्ट हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी समझ लिया। एक काम करते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, हम बेहतर समझने के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एक काम करता हूं, मैं तुम्हें इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुमसे, ठीक है, ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया। इमेजिन करो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, ऑब्जेक्ट पहले गया ए से बी, और फिर यही ऑब्जेक्ट गया बी से सी। फर्स्ट करो उसने ए से बी कवर किया 8 मीटर्स, वो भी 6 सेकेंड्स में, और फिर इसने कवर किया 6 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, 8 मीटर्स इन 6 सेकेंड्स एंड 6 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स। क्लियर? बल्कि काम करते हैं, 6 मीटर इन 2 सेकेंड्स कर देते हैं, और कम कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले ए से बी जा रहा है और फिर बी से सी जा रहा है। ए से बी उसने कितना डिस्प्लेस किया है, कितना कितना फासला तय किया, 8 मीटर्स, और बी से सी 6 मीटर्स। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया है, ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गया है। ऑब्जेक्ट गया है ए से सी, तो आप मुझे बताएंगे फॉर ए टू सी, फॉर ए टू सी डिटर्मिन, डिटर्मिन दी, डिटर्मिन दी एवरेज, एवरेज स्पीड, डिटर्मिन दी एवरेज स्पीड। और फिर जब एवरेज स्पीड आ जाए तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डिटर्मिन दी एवरेज, डिटर्मिन दी एवरेज वेलोसिटी, डिटर्मिन दी एवरेज स्पीड एंड डिटर्मिन दी एवरेज वेलोसिटी। जी बेटा, पहले बताएं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। कैन यू टेल मी ऑन द चैट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। व्हाट डू यू से, है ना? तो ये देखें, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 8 + 6, और टोटल टाइम कितना है, 6 + 2। तो 8 + 6 हो गया 14, और 6 + 2 हो गया 8। जरा करें 14 डिवाइडेड बाई 8, मैं भी करता हूं, ये देखें, ये कैलकुलेटर आ गया 14 डिवाइडेड बाई 8। जब मैंने कैलकुलेशन किया मेरे पास जवाब आ रहा है 1.75। तो मेरे पास जो टोटल एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 1.75 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? ये मैंने क्या निकाली, ये मैंने एवरेज स्पीड निकाल ली। अब एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड निकाल तो ली, अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या मुझे ए से सी का डिस्प्लेसमेंट पता है? और अगर मुझे ए से सी का डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, क्या मैं ए से सी का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? मुझे ए से सी का डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, क्या मैं ए से सी का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? पहले तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती क्या है। सर, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आप मुझे बताएं इनिशियल पोजीशन कितनी है, कहां है? सर, इनिशियल पोजीशन ए पे है। अब बताएं फाइनल पोजीशन कहां है? सर, फाइनल पोजीशन सी पे है। तो ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये तो सर पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, तो निकालो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 और 36 होता है 100, और 100 का रूट होता है 10। तो लो भाई, ए से सी का जब मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो 10 आ रहा है। अब ये जरा समझने बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए से सी का टोटल डिस्टेंस कितना था? ए से सी का टोटल डिस्टेंस था 14,
लेकिन ए से सी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से सी का टोटल डिस्प्लेसमेंट है 10। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह रखेंगे 10। और वेलोसिटी कितनी थी, सॉरी टोटल टाइम कितना था? ए से सी जाने में टाइम कितना लगा? टाइम तो उतना ही लगा ना यार, 6 और 2 8 सेकंड। अब जल्दी से बताओ इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? 10 डिवाइडेड बाई 8, ये देखो कैलकुलेटर निकाला। 10 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आ गया 1.25। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है जो कि अभी फारिया ने भी पूछी, वॉन्ट टाइम बी शॉर्टर इफ वी ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली? बेटा क्या मैंने ए से सी ट्रैवल किया है? मैंने ए से सी ट्रैवल थोड़ी किया है। ट्रैवल मैंने ए से बी, बी से सी ही किया है। आई एम नॉट ट्रैवलिंग इन टू पार्ट्स। क्या हो गया भाई? ट्रैवल तो मैं ए टू बी और बी टू सी ही जा रहा हूं। ए से बी और बी से सी का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 14। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 10। टाइम अलग अलग थोड़ी लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहता हूं बेटा तुम अपने घर से उठो और यहाँ कोचिंग आके बैठ जाओ ऑरेंज इंस्टीट्यूट पे, कोचिंग से निकलो और ऑरेंज इंस्टीट्यूट पहुंच जाओ, पहुंच गए। अब तुमने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होगा। डिस्टेंस क्या होगा? जो तुमने पाथ कवर किया उसकी लेंथ होगी डिस्टेंस, और वहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हारा डिस्टेंस अलग आएगा और डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, लेकिन टाइम तो एक ही लोगे ना बेटा दोनों के लिए। भाई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, डिस्टेंस 14 और डिस्प्लेसमेंट 10। अबे भाई लेकिन टाइम तो हाँ कितना, 6 और 2 8 सेकंड ही लेगा ना, राइट? अब मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो बहुत जल्दी से, चलो टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से। क्या मेरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ रही है? सोच के जवाब देना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं आ रही। स्पीड ज्यादा आ रही है, वेलोसिटी कम आ रही है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था और डिस्प्लेसमेंट कम था। क्या ये बराबर आ सकती हैं? क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर आ सकती है कभी भी? कैन इट एवर हैपन? व्हेन कैन इट हैपन? इफ यस देन व्हेन? बच्चा बोलेगा सर, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते ना, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते तब जितनी स्पीड आती उतनी वेलोसिटी आती। नो 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 फारिया, नो दैट्स नॉट द आंसर। नो सुनो सुनो सुनो, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं तब स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल आती है। अब ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं? वो कौन सा केस है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं? मैंने लिखवाया था, व्हेन कैन आई हैव इक्वल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? Distance can only be equal to displacement when object is traveling in a straight line. Yes. क्या यहां ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ए से सी? क्या ऑब्जेक्ट ए से सी स्ट्रेट लाइन में गया है? जल्दी बताओ। नो, ऑब्जेक्ट ए से सी स्ट्रेट लाइन में नहीं गया, इसलिए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है। अगर ऑब्जेक्ट ए से सी स्ट्रेट लाइन में गया होता तो जितना उसका डिस्टेंस होता उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होता। इसी तरह जितनी उसकी स्पीड आती उतनी उसकी वेलोसिटी आती। व्हाट डू यू से? आई होप यू गेट इट नाउ। तो एक काम करते हैं, हम इसको भी ना पॉइंट बना के लिख लेते हैं, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होती है। जितनी स्पीड आती है उतनी वेलोसिटी आती है। बल्कि इसको ऐसे लिख लो, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी मत लिखो, तुम इसको लिखो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और ये भी लिख लो, ऑल्सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसा? अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर तुम नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हो, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, तब क्या होगा पता है? तब तुम्हारी जो स्पीड है ना, स्पीड वो वेलोसिटी से ज्यादा आएगी, और तुम्हारा डिस्टेंस हमेशा
डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और मैं चाहता हूं ये तुम्हें याद हो। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तब क्या होगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा तब क्या होगा। फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसकी जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, और जितनी स्पीड है उतनी वेलोसिटी होगी। बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकते, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? जल्दी बताओ। यहां पे एक थम्स अप दे दो जल्दी से अगर समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनो, मैं तुम्हें एक आध एग्जाम्पल और दिखाता हूं नोट्स की मदद से। सुनो सुनो, एक बार ये वाली एग्जाम्पल पढ़ो, पूरी पूरी एग्जाम्पल 2 पढ़ लो जल्दी से। एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू रीड इट। लिखा हुआ है, अ क्रिकेट प्लेयर रन अराउंड द स्टेडियम टू एक्सरसाइज। एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। आपको पता है क्रिकेट प्लेयर्स क्या करते हैं? मैच वैच खेलने से पहले वार्म अप करते हैं, और वार्म अप करने के लिए वो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। तो एक क्रिकेट प्लेयर है, वो स्टेडियम का ना चक्कर लगा रहे हैं। लिखा हुआ है, ही कंप्लीट्स वन राउंड ट्रिप बाय रनिंग 120 मीटर्स इन 37.5 सेकंड्स। उसने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा लिया कितनी देर में? वह 37.5 सेकंड्स में 120 मीटर्स का चक्कर लगा लिया। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? सर 120। और टोटल टाइम कितना लगा? सर 37.5। आंसर आ गया 3.2। यानी इस बंदे की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? 3.2। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कौन बताएगा मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो क्यों लिखा है? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो गया, जल्दी बताओ। यस, ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन है। ऑब्जेक्ट हैज रिटर्न्ड टू द स्टार्टिंग पॉइंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो बेटा एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी भाई? एवरेज वेलोसिटी भी जीरो आएगी। तो आई होप ये एग्जांपल समझ आ गई। अगर एग्जांपल नंबर 2 समझ आ गई तो जल्दी से एक जोर वाला थम्स अप दे दो। वेरी गुड। एक बार ये नोट पढ़ो, देखो ये नोट वही वाला नोट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें लिखवाया। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक ऑब्जेक्ट दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देखो लिखा हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, ऑल्सो द स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑल्सो इक्वल। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कि क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट वेरी सीरियसली। वेरी सीरियसली, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात करें, शैल वी टॉक अबाउट इट? व्हाट डू यू से? तो भाई सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एक जैसी रहे, सेम रहे। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बार बार चेंज हो। यूनिफॉर्म जो सेम रहे, नॉन यूनिफॉर्म जो चेंज हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो एक ही वेलोसिटी पे जा रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, मतलब बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म। कैसा? लेकिन सर अगर पेपर में डिफाइन करने को आ गया तो हम ये थोड़ी लिखेंगे। हाउ कैन वी डिफाइन एन एग्जाम? एग्जाम डेफिनेशन क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो आइए इसको हम समझते हैं एक टेबल बना के। वैसे तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है पहले से, मैं काम करता हूँ, मैं टेबल आपको दोबारा बना के समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छे से। एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं। टेबल में यहां लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट्स मीटर्स के अंदर, और यहां लिखते हैं टाइम सेकंड्स के अंदर। फर्ज करें यहां पे टाइम जीरो था ना,
तब डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। आफ्टर 5 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, 10th सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, 15th सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 और 20th सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 40। अब यहां पे मेरा आपसे एक सवाल है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। कौन बताएगा पहले कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? 0 से 10 कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? सर 0 से 10, 10 का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। और कितनी देर में कवर हुआ? सर 5 सेकेंड्स में कवर हुआ। तो वेलोसिटी आ गई 2। फिर यहां से यहां सेकंड वाला देखो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? सर दोबारा 10 का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। कितनी देर में कवर हुआ? सर 5 सेकेंड्स में कवर हुआ। वेलोसिटी क्या आ गई? 2। यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? 10। और यहां से यहां टाइम कितना कवर हुआ? 5। वेलोसिटी दोबारा आ गई 2। और यहां से यहां भी 10 और यहां से यहां भी 5, वेलोसिटी दोबारा आ गई 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी वेलोसिटी की वैल्यू एक बार भी चेंज हुई? नहीं। ऐसी वेलोसिटी जो चेंज ना हो, जो एक जैसी रहे, ऐसी वेलोसिटी को आप कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब सवाल ये कि सर इसको पेपर में डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ डू वी डिफाइन इट? बहुत आसान है। आप मुझे वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख के बताओ जल्दी से। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। आप बोलोगे सर वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। मैं बताऊं इसकी वेलोसिटी की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे बनेगी? ये जो मैंने रेड कलर से लिखी है ना, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बनाऊं? बस इसके पहले ना एक इक्वल लगा दो, इक्वल। देखो डेफिनेशन थी, उससे पहले क्या लगा दे? इक्वल। अब पढ़ो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। सिर्फ एक इक्वल इजाफा कर दिया तुमने, कैसा? वेलोसिटी की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बन गई सिर्फ इक्वल का इजाफा करके। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड? ये देखो ना, 10 10 10 10, हर बार 10 10 10 10 का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, मतलब एवरी टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बन गई। कैसा? आओ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझते हैं। एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। यहां लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहां लिखते हैं टाइम। जब टाइम 0 था, फर्स्ट करो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। 5 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड्स, फर्स्ट कर लो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। इन 10th सेकेंड यानी मजीद 5 सेकेंड के बाद तुमने देखा डिस्प्लेसमेंट हो गया 15। मजीद 5 सेकेंड के बाद तुमने देखा डिस्प्लेसमेंट हो गया 30। और मजीद 5 सेकेंड के बाद तुमने देखा डिस्प्लेसमेंट हो गया 40। अब मुझे बताओ यहां पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप बताएं यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? 0 से 5 कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? 0 से 5, 0 से 5, 5 का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। कितनी देर में? 5 सेकेंड्स में। तो बेटा वेलोसिटी आ गई 1। यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? 10। टाइम आ गया 5। वेलोसिटी आ गई 2। यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ थर्ड वाले में? देखो 15 से 30 जाने का मतलब है 15 कवर हुआ। कितनी देर में? 5। वेलोसिटी आ गई 3। और लास्ट वाले में 30 से 40 का मतलब 10 मीटर कवर हुआ 5 सेकेंड्स में, वेलोसिटी दोबारा आ गई 2। आपकी वेलोसिटी की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। ऐसी वेलोसिटी जो बार बार चेंज हो, आप उसे कहते हैं
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे वाह सर, समझ तो आ गई, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है सर? आइए डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो आप मुझे वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ। सर वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। सर ये तो वेलोसिटी की डेफिनेशन है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की क्या होगी? एक छोटे से वर्ड का इजाफा कर दो, ये देखो। सिर्फ डेफिनेशन से पहले लगा दो अनइक्वल, पढ़ो जरा। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तुमने डेफिनेशन से पहले अनइक्वल का इजाफा किया, ये बन गया अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, और ये बन गई तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। कैसा? नोट्स आपके सामने, पढ़ो, पढ़कर पूछो अगर कुछ पूछना है, कुछ समझ आया नहीं आया। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। तो भाई आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ लिया, आपने नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ लिया, और पढ़ के आपको ये एहसास हो गया कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है। एक बात पूछूं? अगर मैं तुम्हें कहता हूं बेटा अपने घर से निकलो, अभी गाड़ी में बैठो और यहां आ जाओ, ऑरेंज इंस्टीट्यूट डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल, मार्केटिंग कर रहा हूं अपने कोचिंग की, ऑनलाइन क्लास। मैं कह रहा हूं तुम घर से निकलो और यहां पहुंच जाओ ऑनलाइन, ओ सॉरी ऑन साइट पहुंच जाओ। ठीक है? तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आओगे या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से? यानी जब तुम ट्रैवल कर रहे होगे तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी या नहीं चेंज हो रही होगी? क्या ख्याल है बताओ? विल यू बी एबल टू ट्रैवल एट द सेम वेलोसिटी थ्रू आउट योर जर्नी? व्हाट डू यू से? द क्वेश्चन इज, will you be able to travel at the same velocity throughout your journey? What do you say? Come on. No. At times you'll have to increase your velocity, sometimes you'll have to decrease your velocity. एक जैसी वेलोसिटी के साथ तुम ट्रैवल कर ही नहीं सकते। जब ट्रैफिक नहीं होगा भगाओगे, उड़ाओगे। जब ट्रैफिक आ जाएगा, रेड सिग्नल आ जाएगा, माशाल्लाह कराची की सड़कों में खड्डे खड्डे आ जाएंगे, यू हैव टू स्लो डाउन, समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप। दैट मीन्स कि व्हेन यू ट्रैवल विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती भी है कम भी होती। और तुम्हें पता है वेलोसिटी का चेंज करना क्या कहलाता है? डू यू नो? एनी गेसेस? कम ऑन, एनी गेसेस? वेलोसिटी का चेंज करना क्या कहलाता है? व्हेन यू चेंज वेलोसिटी, what is the change in velocity per unit time? Yes, acceleration, and that is what we are going to do next. अब अगला टॉपिक आने जा रहा है एक्सेलरेशन। तो भाई अपनी वो क्या कहते हैं, कुर्सी की पेटी बांध लें, ठीक है, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। क्या होती है एक्सेलरेशन? वैसे तो ए लेवल्स के बच्चे ओ लेवल में ये पढ़ के आ रहे होते हैं, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी देर में? अगर वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन ज्यादा है। अगर वेलोसिटी देर देर से चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कम है। और अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तब एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन होती ही तब है जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो होगी। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या तो आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये दोनों डेफिनेशंस एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है? अच्छा, जब मैं ये बच्चों को दोनों डेफिनेशंस बताता हूँ ना, तो मैं बच्चों को एक छोटी सी टिप देता हूँ, और ये टिप बहुत काम की है। देखो, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी। या तो लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या लिखोगे? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या लिखोगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ? या तो आप चेंज इन वेलोसिटी के आगे पर यूनिट टाइम लगा दो, या तो आप चेंज इन वेलोसिटी से पहले रेट ऑफ लगा दो। ये दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या बेवकूफी करते हैं?
पहले रेट ऑफ चेंज भी लगा देते हैं और आगे पर यूनिट टाइम भी लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं करोगे ना पेपर में? कोई एक काम करना है, या आगे पर यूनिट टाइम लगाना है या पीछे रेट ऑफ चेंज लगाना है। अगर तुमने दोनों लगा दिया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अरे भाई ये डबल डबल पर यूनिट टाइम आ जाएगा। रेट का मतलब भी पर यूनिट टाइम है और आगे पर यूनिट टाइम तुमने और लिख दिया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो डोंट डू डबल इफेक्ट। क्लियर हो गया? सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस इन द एग्जाम। बच्चे लिखकर आ जाते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अबे भाई रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पे रुक जाना था। अगर पहले रेट लगा दिया तो आगे पर यूनिट टाइम ना लगाओ, अगर आगे पर यूनिट टाइम लगाना है पहले रेट ना लगाओ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो तुमने फॉर्मूला कैसे लिखना है मेरे बच्चों? तुमने फॉर्मूला लिखना है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। और डेल्टा वी का मतलब हर बच्चा जानता है, डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। कैसा? अच्छा, इसका यूनिट भी समझ लो बेटा। देखो वेलोसिटी का होता है एम एस माइनस वन और टाइम का होता है एस। तो जब ये एस ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम एस माइनस वन एस माइनस वन। तो ये हो जाएगा एम एस माइनस टू। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है एम एस माइनस टू। एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेरी गुड। अब जल्दी से पढ़ते हैं एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन का कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज डीसेलरेशन, लेट्स टॉक। ये भर के लिए। हाँ भाई, तो एक काम करो, जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। देखो यार समझो, एक बड़ा ना मसले वाली बात, और ये मसला समझना पड़ेगा आपको। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर मैं तुम्हें फोन करके बोलता हूँ बेटा माय कार इज एक्सेलरेटिंग, इससे तुम क्या समझोगे? क्या बोला मैंने तुम्हें फोन करके? माय कार इज एक्सेलरेटिंग। वैसे तो तुम nobody calls and say my car is accelerating, okay, we never call for that। लेकिन फर्ज करो हमारी फिजिक्स की दुनिया में सब मुमकिन है। मैंने तुम्हें फोन किया, मैंने बोला बेटा सुनो, माय कार इज एक्सेलरेटिंग। अब इससे तुम्हें क्या समझ आएगा? कि सर की गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। व्हाट डू यू से? कार इज एक्सेलरेटिंग के कितने मतलब निकल सकते हैं? कार इज एक्सेलरेटिंग के कितने मतलब निकल सकते हैं? दो मतलब निकल सकते हैं ना, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है। व्हाट डू यू से? तो हम एक काम करते हैं, हम ना थोड़ा सा वर्ड्स को आसान करते हैं। वर्ड्स के आसानी के लिए जरा सुनो। जब वेलोसिटी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी कम हो रही होगी हम बोलेंगे डिसेलरेशन। जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी क्या बोला करेंगे? एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी कम हो रही होगी क्या बोला करेंगे? डिसेलरेशन। कैसा? इससे क्या होगा? समझना आसान हो जाएगा। मैं बोलूंगा माई कार इज एक्सेलरेटिंग, तुम्हारे दिमाग में एक जनरल कॉन्सेप्ट आएगा कि अच्छा वेलोसिटी बढ़ रही होगी, सर की गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही। एंड व्हेन आई से माई कार इज डिसेलरेटिंग तो एक जनरल कॉन्सेप्ट आएगा वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ पे कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो पूछते हैं सर अगर वेलोसिटी कम हो रही है और हम बोलते हैं कार इज एक्सेलरेटिंग, इज इट करेक्ट? वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, डिसेलरेशन बोलना चाहिए था, लेकिन बोल दिया एक्सेलरेशन। इज इट करेक्ट? ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट। कम होना भी तो बेटा चेंज है ना, और चेंज इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये सब कह सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है इसलिए नहीं कहते। अगर कह दिए तो गलत नहीं है, ठीक है? एग्जामिनर बोल दे अ कार एक्सेलरेट्स एंड कम्स टू रेस्ट, अब तुम लड़ने चले जाओ, कैसा एग्जामिनर है? डिसेलरेट बोलना चाहिए था। कार डिसेलरेट्स एंड कम्स टू रेस्ट होता है, एक्सेलरेट्स एंड कम्स टू रेस्ट नहीं होता। अरे यार एक्सेलरेशन का मतलब ही चेंज इन वेलोसिटी है, वो बोल सकता है। बात समझ आ रही है? अब इन दोनों का एक बार कंपैरिजन करो, इनको रीड करो, फिर मैं कुछ पूछूंगा। इनको रीड करो जल्दी से, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, पॉजिंग द रिकॉर्डिंग। एक बार इसको रीड करो, देन वील हैव अ डिस्कशन। तो भाई सीन ऐसा है कि यहाँ पे दो गाड़ियां बनी हुई हैं, एक गाड़ी है जो कि राइट साइड पे जा रही है, दूसरी गाड़ी भी राइट साइड पे जा रही है। अरे वाह, दोनों राइट साइड पे जा रही है। बस फर्क इतना है कि एक गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही है और एक गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है।
जिस गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है उसे कहते हैं, उस गाड़ी की चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को आप कहेंगे एक्सेलरेशन। और जिस गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है उसकी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को आप कहेंगे डीसेलरेशन। बताना क्या चाह रहा हूं जरा समझें। जब एक गाड़ी एक्सेलरेट करती है ना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वहीं होती है जहां मोशन हो रही है। और जब गाड़ी डीसेलरेट करती है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होती है टू द मोशन के। अब ये बात एक बार में शायद समझ ना आई हो, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। पहले इस गाड़ी की बात करते हैं। सोच समझ के जवाब देना, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? आप बोलेंगे सर ये गाड़ी राइट साइड पे जा रही है, एंड दैट्स राइट। और गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? आप बोलेंगे सर इसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन, राइट? अब अगर मोशन राइट पर है ना, मोशन अगर राइट साइड पर है, तो उसकी एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है वो भी राइट साइड पर ही बनेगा। क्योंकि जब रफ्तार बढ़ती है तो एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन एज मोशन, एज वेलोसिटी। जहां वेलोसिटी होगी वहीं एक्सेलरेशन होगी, जहां मोशन होगी वहीं एक्सेलरेशन होगी। लेकिन इस गाड़ी की खास बात देखें, ये गाड़ी जो है ना, गाड़ी ये जा कहाँ रही है? इसकी जो मोशन है ना, मोशन वो राइट साइड पर है। लेकिन इसकी जो रफ्तार है, रफ्तार यानी स्पीड, वो बढ़ नहीं रही, वो कम हो रही है। और स्पीड बढ़ने को एक्सेलरेशन नहीं कहते, डीसेलरेशन कहते हैं। और इसका जो वेक्टर बनेगा ना, वेक्टर, डीसेलरेशन का वेक्टर, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए उसको आप ए नहीं बोलते, माइनस ए बोलते हैं। तो पता ये चला, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ डीसेलरेशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन वेक्टर है ना यार, तो डायरेक्शन तो होगी, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, डीसेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। तो एक काम करो, तुम ये दो पॉइंट्स लिख लो जो मैं बता रहा हूँ। ये दो पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आगे लिख भी रहा हूं, व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, व्हेन स्पीड इंक्रीजेस। और अगला पॉइंट देखो, डायरेक्शन ऑफ डीसेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ डीसेलरेशन is opposite to the direction of motion. When speed decreases। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जुमले हैं और मैं समझता हूँ ये तुम्हें पता होने चाहिए। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। Anything which is not, understood, anything which troubles you। So if it's clear, we can proceed। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आज हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक काम करो, जल्दी से पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ लो। आई एम गोइंग टू पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर 2 minutes so that you read it and then we'll have a discussion। तो चले भाई, बात करते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक काम करते हैं यार, टेबल बना के समझते हैं ना। बना के समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो भाई, सबसे पहले तो एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे टाइम की वैल्यूज और यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी की वैल्यूज। वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में और टाइम सेकंड्स में। फर्ज करो जब टाइम जीरो था तब वेलोसिटी भी जीरो थी। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई 2 मीटर्स पर सेकंड। 10th सेकंड पर जब देखा तो वेलोसिटी हो गई 4 मीटर्स पर सेकंड। 15th सेकंड पे देखा तो वेलोसिटी हो गई 6 और 20th सेकंड पर देखा तो वेलोसिटी हो गई 8। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं?
सर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताओ यहाँ कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। सर 0 से 2 का मतलब 2 का चेंज आया, और टाइम है 5, तो एक्सेलरेशन आ गई 2/5 विच इज 0.4 मेरे ख्याल से। फिर यहाँ कितना चेंज आया सर, 2 से 4 का मतलब है दोबारा 2 का चेंज आया 5 सेकेंड्स में, एक्सेलरेशन दोबारा 0.4 आ गई। सर यहां से यहाँ 4 से 6 हुआ है, मतलब दोबारा से 2 का चेंज है, मतलब एक्सेलरेशन दोबारा 0.4 आ गई। और यहां से यहां भी दोबारा 2 का चेंज है, तो दोबारा एक्सेलरेशन 0.4 आ गई। तो आप नोट करें वेलोसिटी चेंज हो रही है, 0, 2, 4, 6, 8, मगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4। ऐसी एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी, ऐसी एक्सेलरेशन कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगी मेरे बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 1 मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। तो भाई आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसकी डेफिनेशन है, ये तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। सर आपने तो हमसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पूछी थी। क्या होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक वर्ड का इजाफा करूंगा और ये डेफिनेशन बदल जाएगी। ये देखें क्या लिख दिया, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब ये डेफिनेशन किसकी बन गई है, अब ये डेफिनेशन एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन गई है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ये देखो ना यार, 2 का चेंज है, 2 का चेंज है, 2 का चेंज है, 2 का चेंज है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी पर इक्वल टाइम या पर यूनिट टाइम, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, ये देखें। एक टेबल बनाए, टेबल में ऊपर लिख देंगे वेलोसिटी की वैल्यूज और नीचे लिख देंगे टाइम की वैल्यूज। फर्ज करें यहाँ टाइम था 0, तब वेलोसिटी भी थी 0। टाइम हुआ 5 सेकेंड्स, वेलोसिटी हो गई फर्ज कर लें 1। टाइम हुआ 10 सेकेंड्स, वेलोसिटी हो गई फर्ज कर लें 3। टाइम हुआ 15 सेकेंड्स, वेलोसिटी हो गई 9। और टाइम हुआ 20 सेकेंड्स, वेलोसिटी हो गई 13। कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताएं यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया वेलोसिटी में। सर ये तो वेलोसिटी में सिर्फ 1 का चेंज आया, तो 1/5 एक्सेलरेशन आ गई 0.2। यहाँ पे कितना चेंज आया, सर ये तो 1 से 3 हो गया, मतलब 2 का चेंज आया, 2/5 0.4। यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया, सर ये तो 6 का चेंज है, तो 6/5 कितना होता है, 1.2। और ये कितना चेंज है, सर ये 9 से 13 हुआ है, मतलब 4 का चेंज है, 4/5 0.8। अब तुम नोट करो एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म है या बार बार चेंज हो रही है, तो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखो पहले। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक वर्ड का इजाफा करोगे और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन जाएगी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सर आप अनइक्वल चेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा अनइक्वल चेंज ही तो आ रहा है, पहले 1 का चेंज आया, फिर 2 का चेंज आया, फिर 6 का चेंज आया, फिर 4 का चेंज आया, हर बार अनइक्वल चेंज आ रहा है। अब एक बात सुनो मेरी, ये पूरे नोट्स पढ़ो और मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जो समझ ना आ रही हो। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो बेटा वो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी का आएगा ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, देखो फारिया, इफ द डिफरेंस इज कांस्टेंट 2 2 2 2, देखो ना।
बेटा वो कहलाएगी तब भी नॉन यूनिफॉर्म। 0.2, 0.4, 0.6 एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रही है, वो कहलाएगी तब भी नॉन यूनिफॉर्म। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और तो और इसके साथ ही हमारी आज की क्लास खत्म होती है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि उसमें मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। फाइनली अब आपको फील होगा नेक्स्ट क्लास में कि यार एएस लेवल में आ गए, क्योंकि अभी तक जो पिछली 2 क्लासेस आपने ली हैं उसमें सारा कुछ ओ लेवल वाला था। तो अगली क्लास और अगली रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह हाफिज।